हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में मिलियंस लोगों की लाइफ, माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीफन आर कोवे ने लिखा है। इस किताब का मेन मैसेज बहुत डीप और सिंपल है। रियल सक्सेस और हैप्पीनेस सिर्फ ऊपर की टेक्निक्स, टेम्परेरी मैनिपुलेशन या शॉर्ट टर्म शॉर्टकट से नहीं आती। अगर आपको सच में लंबे समय तक कामयाब रहना है, तो आपकी सक्सेस आपके स्ट्रांग कैरेक्टर, कोर प्रिंसिपल्स और डेली हैबिट्स पर बेस्ड होनी चाहिए। कोवे हमें समझाते हैं कि हमारी जिंदगी एक पेड़ की तरह है। अगर पेड़ के फल, रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, तो हमें उसकी पत्तियों को साफ करने के बजाय उसकी जड़ों, रूट्स को मजबूत करना होगा। और वो जड़ें हैं हमारा कैरेक्टर। आइए बिल्कुल डिटेल में समझते हैं उन 7 हैबिट्स को, जो हमें स्टेप बाय स्टेप एक डिपेंडेंट पर्सन से इंडिपेंडेंट बनाती हैं और फिर दुनिया के साथ मिलकर एक बड़ी कामयाबी यानी इंटरडिपेंडेंट बनाती हैं। ये हैबिट्स आपको एक ज्यादा इफेक्टिव, बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उन 7 पावरफुल हैबिट्स की गहराई में जाने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह बुक असल में किस बारे में है, इसके पीछे का जीनियस दिमाग कौन था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टीफन आर कोवे को यह बुक लिखने का इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से मिला। क्योंकि एक बार जब आप इसकी असली कहानी और इसके पीछे की डीप रिसर्च को समझ लेंगे, तो इस बुक को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अबाउट द बुक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस बुक के बारे में। यह कोई ऐसी वैसी आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बनाने का झूठा वादा करती है। 1989 में पब्लिश हुई यह बुक आज भी दुनिया भर के टॉप CEOs, वर्ल्ड लीडर्स, एथलीट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक पर्सनल बाइबल की तरह है। इसकी 40 मिलियन, 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियों की बिक्री हो चुकी है और इसका 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया है। इस बुक की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह किसी टेम्परेरी ट्रेंड या शॉर्टकट पर बेस्ड नहीं है। यह बात करती है यूनिवर्सल लॉज, सार्वभौमिक नियम और टाइमलेस प्रिंसिपल्स, हमेशा टिकने वाले सिद्धांतों के बारे में, जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और साहस, करेज। कोवे समझाते हैं कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, हर जगह काम करता है, ठीक वैसे ही ग्रोथ के ये प्रिंसिपल्स भी हर इंसान पर बराबर लागू होते हैं। अबाउट द ऑथर स्टीफन आर कोवे के बारे में। अब चलिए मिलते हैं इस बुक के ऑथर स्टीफन आर कोवे से। कोवे सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वह एक बेहद रिस्पेक्टेड अमेरिकन एजुकेटर, ऑथर, बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट थे। उन्होंने अपनी MBA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की और ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वह एक ऐसे इंसान थे जो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते थे। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक गजब का पोटेंशियल, क्षमता छुपा होता है, लेकिन सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से ज्यादातर लोग एक ऑर्डिनरी लाइफ जीकर ही मर जाते हैं। उनकी इसी गहरी समझ और विजडम की वजह से टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 25 सबसे इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन्स में से एक चुना था। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटो यही था कि लोग अपने अंदर छुपी हुई असली पावर को पहचान सकें। द इंस्पिरेशन बिहाइंड द बुक। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। स्टीफन आर कोवे को यह मास्टरपीस लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? यह कहानी तब शुरू होती है जब कोवे अमेरिका के पिछले 200 सालों के सक्सेस लिटरेचर, कामयाबी पर लिखे गए लेख और किताबें
किताबें पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने 1776 से लेकर 1976 तक कामयाबी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर लिखी गई लगभग हर बुक, आर्टिकल और एस्से को पढ़ा। इस रिसर्च के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक लगा और उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो आपको भी हैरान कर देगी। उन्होंने देखा कि पिछले 200 सालों के इस लिटरेचर को साफ साफ 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पिछले 50 सालों की बुक्स, इन बुक्स में सक्सेस को पर्सनालिटी एथिक्स के जरिए डिफाइन किया गया था। इसका मतलब था सिर्फ बाहरी क्वालिटीज पर फोकस करना, यानी बाहर से अच्छे दिखना, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लेना, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना और एक फेक पॉजिटिव एटीट्यूड का मास्क पहन लेना। कोवे ने रियलाइज किया कि ये चीजें बिल्कुल टेम्परेरी हैं, ठीक एक पेनकिलर की तरह जो थोड़ी देर के लिए दर्द तो छुपा देती है पर बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। उससे पहले के 150 सालों की बुक्स, उन पुरानी बुक्स में सक्सेस का मतलब कुछ और ही था। वहां फोकस था कैरेक्टर एथिक्स पर। वे बुक्स बात करती थी इंसान की गहरी इनर इंटीग्रिटी, आंतरिक ईमानदारी, ह्यूमिलिटी, विनम्रता और हार्ड वर्क के बारे में। कोवे ने देखा कि मॉडर्न दुनिया शॉर्टकट्स के पीछे अंधी होकर भाग रही है। लोग चाहते हैं कि वो आज रात को बीज बोएं और कल सुबह ही फसल काट लें। दुनिया की इसी बेचैनी और खोखली सोच ने कोवे को अंदर तक हिला दिया। उन्हें लगा कि दुनिया को वापस उनके कोर प्रिंसिपल्स, मूल सिद्धांतों से जोड़ना बहुत जरूरी है। वह समझ गए थे कि जब तक किसी इंसान का कैरेक्टर अंदर से मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी बाहरी टेम्परेरी ट्रिक काम नहीं आएगी। इसी गहरी रिसर्च और इंस्पिरेशन ने जन्म दिया उन 7 हैबिट्स को, जो हमारी लाइफ की पूरी फाउंडेशन, नींव को बदल सकती हैं। ट्रांजिशन टू द हैबिट्स। तो दोस्तों, अब जब आप इस बुक का बैकग्राउंड, स्टीफन आर कोवे का प्रोफाइल और इसके पीछे की पावर पैक्ड इंस्पिरेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब आप इन 7 हैबिट्स को डिटेल में जानने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन हैबिट्स को समझना शुरू करते हैं, ताकि आप इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को अपनी खुद की लाइफ में उतार सकें। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव होने का सीधा मतलब है अपनी लाइफ की 100% जिम्मेदारी खुद लेना। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों, सर्कमस्टेंसेस, अपनी किस्मत, देश की इकोनॉमी या दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग ऐसा कभी नहीं करते। वे अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो सच में कंट्रोल कर सकते हैं। आइए इस हैबिट को गहराई से समझने के लिए इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। 1. द गैप बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप। हमारी लाइफ में रोज 2 चीजें होती हैं। स्टिम्युलस, वो सब कुछ जो बाहर से आपके साथ होता है, जैसे ट्रैफिक में फंस जाना, किसी का आप पर चिल्ला देना या एग्जाम का पोस्टपोन हो जाना। रिस्पॉन्स, वो एक्शन या कदम जो आप उस घटना के होने के बाद चुनते हैं। स्टीफन कोवे कहते हैं कि एक रिएक्टिव इंसान और प्रोएक्टिव इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क इसी गैप में छिपा होता है। रिएक्टिव पीपल, इनके पास कोई गैप नहीं होता। जैसे ही कोई स्टिमुलस हुआ, ये तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। अगर किसी ने इनकी बुराई की, तो ये बिना सोचे समझे तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। इनका मूड पूरी तरह से दूसरे लोगों के हाथ में होता है। प्रोएक्टिव पीपल, ये स्टिमुलस और अपने रिस्पॉन्स के बीच में एक छोटा सा पॉज यानी ठहराव लेते हैं। उस गैप में ये अपनी चुनने की आजादी, फ्रीडम टू चूज, का इस्तेमाल करते हैं। ये सोचते हैं, जो हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन
लेकिन अब आगे सब ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 2. रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव थिंकिंग। रिएक्टिव पीपल, ये लोग पूरी तरह से अपने इमोशंस और अपने आसपास के माहौल से चलते हैं। अगर ऑफिस का माहौल अच्छा है तो ये अच्छा काम करेंगे। अगर किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया तो ये दिन भर उदास होकर बैठ जाएंगे। ये हमेशा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या उसने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। प्रोएक्टिव पीपल, ये अपने बदलते इमोशंस के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी वैल्यूज, सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेते हैं। अगर इन्होंने पढ़ाई करने का या फिट रहने का फैसला कर लिया है तो ये अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, चाहे बाहर बारिश हो रही हो या इनका मूड ना हो। इनकी भाषा कुछ ऐसी होती है, आइए कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ, या इस चीज की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 3. सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कोवे ने इस हैबिट को 2 सर्कल्स, गोले, के जरिए बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनकी आप फिक्र तो करते हैं पर उन्हें बदल नहीं सकते, जैसे देश की इकोनॉमी, मौसम, अचानक हुआ लॉकडाउन, या दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें वो सब कुछ आता है जिसे आप 100% बदल सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपकी अपनी मेहनत, आपकी डेली हैबिट्स, आपका रिस्पॉन्स और आप अपना वक्त कैसे बिताते हैं। फर्क क्या है? रिएक्टिव लोग अपना सारा समय और एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न पर बर्बाद करते हैं, जिससे उनका स्टिमुलस और स्ट्रेस बढ़ता है और काम करने की क्षमता छोटी होती जाती है। प्रोएक्टिव लोग अपना पूरा फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं। जो चीजें सच में उनके हाथ में हैं, उन्हें सुधारते समय के साथ उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस अपने आप बड़ा हो जाता है। आसान शब्दों में समरी, ट्रैफिक में फंसना आपके कंट्रोल में नहीं है, स्टिम्युलस, लेकिन वहां खड़े होकर हॉर्न बजाना और गाली देना है, या फिर उस टाइम को काम का बनाने के लिए एक अच्छी ऑडियो बुक या पॉडकास्ट लगा लेना है। यह पूरी तरह से आपकी चॉइस है। रिस्पॉन्स, असली ग्रोथ और सच्ची कामयाबी उसी पल से शुरू होती है जब आप बहाने बनाना बंद करते हैं और इस सच को एक्सेप्ट करते हैं, मैं आज जहां भी हूं अपने उन फैसलों की वजह से हूं जो मैंने कल लिए थे। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड, इसका सीधा मतलब है किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके आखिरी रिजल्ट, डेस्टिनेशन की तस्वीर आपके दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। बहुत से लोग जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, पर उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। स्टीफन कोवे हमें सिखाते हैं कि बिना किसी क्लियर टारगेट या बाउंड्री के आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। आइए इस हैबिट के कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। 1. एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, हर चीज 2 बार बनती है। कोवे एक बहुत बड़ा सच बताते हैं कि दुनिया की हर एक चीज 2 बार बनती है। फर्स्ट क्रिएशन, पहले वो आपके दिमाग में एक आइडिया या प्लान के रूप में बनती है, मेंटल क्रिएशन। सेकंड क्रिएशन, फिर वो हकीकत में इस दुनिया में सामने आती है, फिजिकल क्रिएशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक घर बनाना है तो आप पहले दिन ही ईंट और सीमेंट लेकर खड़े नहीं हो जाते। पहले आप दिमाग में सोचते हैं, फिर पेपर पर एक पूरा ब्लूप्रिंट, मैप तैयार करते हैं, यह है फर्स्ट क्रिएशन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होती है,
यह है सेकंड क्रिएशन। अगर आप बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाना शुरू कर देंगे तो बीच में ही दीवार तोड़नी पड़ेगी या पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। जिंदगी के साथ भी हम यही गलती करते हैं। हम बिना किसी मेंटल प्लान या विजन के अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। 2. द फ्यूनरल टेस्ट, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल। कोवे इस बुक में एक बहुत ही पावरफुल और ऐसी एक्सरसाइज देते हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। वो कहते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप एक फ्यूनरल, अंतिम संस्कार में गए हैं जहां बहुत से लोग इकट्ठे हैं। जब आप आगे बढ़कर कॉफिन के अंदर देखते हैं तो आप दंग रह जाते हैं क्योंकि वहां आप खुद लेटे हैं। यह आपकी अपनी फ्यूनरल है। अब खुद से 3 सवाल पूछिए। 1. आप क्या चाहेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या कहें? 2. आपके दोस्त और आपके साथ काम करने वाले आपको किस तरह याद करें? 3. आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा क्या किया जिसके लिए लोग आपको एक अच्छा इंसान माने? यह एक्सरसाइज हमें यह एहसास कराती है कि रियल सक्सेस सिर्फ पैसा या फेम नहीं है, बल्कि वो कैरेक्टर और कंट्रीब्यूशन है जो हम लोगों की लाइफ में छोड़ कर जाते हैं। जब आपको यह समझ आ जाता है कि आपको आखिर में कहां पहुंचना है, तो आप आज गलत काम करना या अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर देते हैं। 3. मैनेजमेंट वर्सेस लीडरशिप। कोवे ने इस हैबिट में मैनेजमेंट और लीडरशिप के बीच का फर्क एक बहुत सुंदर मिसाल से समझाया है। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा जंगल है और एक मजदूरों की टीम रास्ता बनाने के लिए लगातार झाड़ियों और पेड़ों को काट रही है। मैनेजर्स वो लोग हैं जो कुल्हाड़ी तेज कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं और मजदूरों को मोटिवेट कर रहे हैं कि और तेज काटो। कीप पुशिंग। लीडर वो इंसान है जो सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, पूरे जंगल को ऊपर से देखता है और चिल्लाकर कहता है, गलत जंगल है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मैनेजर्स बन जाते हैं। हम सुबह जल्दी उठते हैं, काम पर जाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन हम यह देखना भूल जाते हैं कि जिस दीवार पर हमने अपनी कामयाबी की सीढ़ी लगाई है, क्या वो दीवार सही है या गलत? अगर दीवार ही गलत है, तो आप जितनी तेजी से ऊपर चढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से गलत जगह पहुंचेंगे। 4. पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। इस हैबिट को डेली लाइफ में उतारने के लिए कोवे कहते हैं कि हर इंसान को अपनी एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। यह बिल्कुल एक देश के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है। इसमें आप लिखते हैं कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, कैरेक्टर। आप अपनी लाइफ में क्या बड़ा अचीव करना चाहते हैं या दुनिया को क्या देना चाहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस। आपकी लाइफ के सबसे बड़े उसूल, वैल्यूज क्या है? जब आपका यह मिशन स्टेटमेंट क्लियर होता है, तो मार्केट में कोई भी नया ट्रेंड आए या कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आप कभी भटकते नहीं हैं। आप हर नए मौके को अपने एंड गोल से मैच करते हैं और अगर वो फिट बैठता है, तभी हाँ कहते हैं। आसान शब्दों में समरी। बिना डेस्टिनेशन जाने सफर शुरू करना बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना रास्ता देखे एक्सीलेटर पर पैर दबा देना। इफेक्टिव लोग पहले दिमाग में अपना एंड रिजल्ट पूरी तरह क्लियर करते हैं और फिर उनका हर एक छोटा स्टेप, डेली एक्शन, उन्हें उस बड़े विजन के पास ले जाता है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगर हैबिट 1 कहती है कि आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं और हैबिट 2 आपको फर्स्ट क्रिएशन यानी मेंटल ब्लूप्रिंट देती है, तो हैबिट 3 उस ब्लूप्रिंट के ऊपर एक्शन लेने की बात करती है। यह हैबिट है एक्चुअल एग्जीक्यूशन, काम को पूरा करना, सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की।
स्टीफन कोवे कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट असल में टाइम को मैनेज करना नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना है। सवाल यह नहीं है कि आप कितने बिजी हैं, सवाल यह है कि आप किस चीज में बिजी हैं। हम में से बहुत से लोग दिन भर गधे की तरह मेहनत करते हैं, यानी बिजी रहते हैं, पर दिन के आखिरी में लगता है कि कुछ खास काम ही नहीं हुआ। इस गलती से बचने के लिए कोवे ने हमें टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के जरिए समझाया है, जिसमें हमारे सारे कामों को 4 अलग-अलग हिस्सों क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट आई, क्राइसिस, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट। यह वो काम है जो बहुत जरूरी है और इन्हें अभी के अभी करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। एग्जाम्पल्स: आज ही एग्जाम है या प्रोजेक्ट डेडलाइन है, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या किसी अर्जेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्वाड्रेंट 2, क्वालिटी एंड ग्रोथ, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। यह वो काम है जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे खास है, पर इन्हें आज ही करने का कोई तुरंत प्रेशर नहीं होता। एग्जाम्पल्स: हेल्थ और एक्सरसाइज पर ध्यान देना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और गोल सेटिंग करना, नई स्किल्स सीखना, बुक्स पढ़ना और अपने रिश्तों को मजबूत करना। क्वाड्रेंट 3, डिसेप्शन, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। यह वो काम है जो आपको लगते तो अर्जेंट हैं, पर असल में इनका आपकी लाइफ के मेन गोल से कोई लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल्स: बिना वजह की फोन कॉल्स या मैसेजेस का तुरंत जवाब देना, ऐसी मीटिंग्स जिनका कोई फायदा ना हो, या दूसरों के ऐसे काम पूरे करना जो उनके लिए अर्जेंट हैं पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। क्वाड्रेंट 4, वेस्ट, नो इम्पोर्टेंट, नो अर्जेंट। यह पूरी तरह से वक्त की बर्बादी और ट्रैश जोन है। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो आपको आपके रास्ते से भटकाती हैं। एग्जाम्पल्स: सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग करना, दिन भर टीवी, वेब सीरीज या रील्स देखना और फालतू की बातें या गॉसिप करना। इन क्वाड्रेंट्स को गहराई से समझें। 1. क्वाड्रेंट आई, द फायर फाइटर जोन। जो लोग अपनी लाइफ बिना किसी प्लानिंग के जीते हैं, वो हमेशा इसी क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं। उनकी लाइफ में हमेशा इमरजेंसी चलती रहती है, जैसे कल एग्जाम है तो आज रात को रो धोकर पढ़ना। इस तरह जीने से लोग हमेशा स्ट्रेस और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। 2. क्वाड्रेंट 2, द स्वीट स्पॉट ऑफ सक्सेस। हाईली इफेक्टिव लोग अपना सबसे ज्यादा वक्त इसी क्वाड्रेंट 2 में इन्वेस्ट करते हैं। ये वो काम है जो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है, पर उनके लिए कोई आपके सिर पर डंडा लेकर नहीं खड़ा है। एग्जाम्पल: एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, पर आज नहीं करेंगे तो कोई बीमार नहीं पड़ जाएंगे, नॉट अर्जेंट। नई स्किल सीखना इम्पोर्टेंट है, पर आज नहीं सीखेंगे तो कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। मैजिक ऑफ क्यू दो: अगर आप आज क्वाड्रेंट 2 के कामों पर ध्यान देंगे, तो फ्यूचर में आपके क्वाड्रेंट आई के संकट, क्राइसिस, अपने आप कम हो जाएंगे। अगर आप पहले से प्लानिंग और पढ़ाई करेंगे, तो लास्ट मिनट पर एग्जाम या डेडलाइन का स्ट्रेस कभी नहीं होगा। 3. क्वाड्रेंट 3, द इल्यूजन जोन। यह क्वाड्रेंट एक धोखा है। हम दूसरों के चक्कर में या तुरंत नोटिफिकेशंस का रिप्लाई करने के चक्कर में अपना सबसे जरूरी वक्त यहाँ बर्बाद कर देते हैं। हम बिजी तो बहुत रहते हैं, पर प्रोडक्टिव नहीं होते। 4. क्वाड्रेंट 4, द ट्रैश जोन। जब लोग क्वाड्रेंट आई के स्ट्रेस से थक जाते हैं, तो वो भागकर क्वाड्रेंट 4, रील्स और गेमिंग, में सुकून ढूंढते हैं। पर यह सुकून टेम्परेरी होता है और बाद में सिर्फ गिल्ट, पछतावा और नुकसान देता है। द कोर सीक्रेट: से नो टू द अनइम्पोर्टेंट। स्टीफन कोवे कहते हैं कि अगर आपको क्वाड्रेंट 2, ग्रोथ, के कामों के लिए वक्त निकालना है,
तो आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट 3 और 4 के कामों को पूरी इज्जत और हिम्मत के साथ नो ना कहना सीखना होगा। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। जब आपके पास अपनी लाइफ का एक बड़ा यस होता है, आपका लॉन्ग टर्म गोल, तो आप बाकी छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से नो कह पाते हैं। आसान शब्दों में समरी। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है कि अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को पहले पहचानो और सबसे पहले वही काम करो। कैलेंडर को शेड्यूल करने के बजाय अपनी प्रायोरिटीज को कैलेंडर में सबसे पहले फिट करो। जब आप इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट चीजों पर डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो आपकी लाइफ बिना किसी स्ट्रेस के एक सुपर प्रोडक्टिव मोड में चली जाती है। हैबिट 4, थिंक विन विन। चौथी हैबिट है थिंक विन विन। ज्यादातर लोग लाइफ को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी एक रेस है जहां या तो मैं जीतूंगा या तुम। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग कभी ऐसा नहीं सोचते। वे हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जहां दोनों साइड्स का फायदा हो। आइए इस बेहतरीन माइंडसेट को बिल्कुल गहराई से और डिटेल में समझते हैं। 1. 6 पैराडाइम्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। 6. स्टीफन कोवे बताते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में कोई डील या बातचीत करते हैं, तो वहां 6 तरह के माइंडसेट काम कर सकते हैं। विन विन, मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो। यह सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसमें दोनों पार्टियां खुश होती हैं और दोनों को फायदा मिलता है। इसमें लोग सोचते हैं, न मेरा रास्ता न आपका रास्ता, आइए एक बेहतर रास्ता ढूंढते हैं। विन लूज, मैं जीतूं, तुम हारो। यह एक अथॉरिटेटिव माइंडसेट है। इसमें इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, भले ही सामने वाले का कितना भी नुकसान हो जाए। स्कूल की रेस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह ठीक है, लेकिन पर्सनल और बिजनेस रिलेशनशिप्स में यह सोच रिश्तों को खत्म कर देती है। लूज विन, मैं हारूं, तुम जीतो। कुछ लोग बहुत दब्बू किस्म के होते हैं। वे सोचते हैं, मैं तो हमेशा हार जाता हूं, तुम जो चाहो वो कर लो। ऐसे लोग अपनी खुशियों और हकों की बलि चढ़ा देते हैं। ऊपर से देखने में यह लोग बहुत शांत लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर गुस्सा और नफरत भर जाती है। लूज लूज, मैं भी डूबूंगा, तुम्हें भी ले डूबूंगा। जब 2 जिद्दी और विन लूज माइंडसेट वाले लोग आपस में टकराते हैं, तो नतीजा लूज लूज होता है। जैसे अगर एक तलाक के केस में पति अपनी कार सिर्फ इसलिए आधे दाम में बेच दे ताकि उसकी पत्नी को पैसे कम मिले, तो नुकसान दोनों का होता है। विन, सिर्फ मैं जीतूं, इस माइंडसेट वाले इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जीत रहा है या हार रहा है। उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। विन विन और नो डील, या तो दोनों जीतेंगे या कोई डील नहीं होगी। यह बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सोच है। इसका मतलब है कि अगर हम ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे हम दोनों का फायदा हो, तो बेहतर है कि हम इस डील को ही कैंसिल कर दें। इससे कम हमारे बीच का रिश्ता खराब नहीं होगा। 2. अबंडेंस मेंटालिटी वर्सेस स्कैर्सिटी मेंटालिटी। थिंक विन विन का पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही गहरी सोच पर टिका हुआ है, जिसे कोवे 2 हिस्सों में बांटते हैं। स्कैर्सिटी मेंटालिटी, कमी की सोच। इस माइंडसेट के लोगों को लगता है कि दुनिया में कामयाबी और खुशियां एक पिज्जा की तरह हैं। अगर किसी ने एक बड़ा स्लाइस ले लिया, तो मेरे लिए कम बचेगा। ऐसे लोग दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं, ईर्ष्या, जेलसी करते हैं और कभी किसी की तारीफ नहीं कर पाते। अबंडेंस मेंटालिटी, बहुतायत की सोच। इसके बिल्कुल उलट विन विन सोचने वाले लोगों के पास अबंडेंस मेंटालिटी होती है। वे मानते हैं
कि इस दुनिया में हर किसी के लिए भरपूर मौके, पैसा और कामयाबी मौजूद है। अगर कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है, तो इससे मेरी कामयाबी कम नहीं होगी। इसलिए वे दूसरों की सक्सेस से सच में खुश होते हैं। 3 कोर कैरेक्टर ट्रेट्स, 3 जरूरी खूबियां। अगर आप सच में विन विन सोचना चाहते हैं, तो आपके कैरेक्टर में 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। 1. इंटेग्रिटी। अपने वैल्यूज और वादों के पक्के रहना, ताकि सामने वाला आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। 2. मैच्योरिटी। कोवे ने मैच्योरिटी को बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया है, अपने इमोशंस को हिम्मत के साथ सामने रखना और साथ ही साथ सामने वाले की भावनाओं का पूरा सम्मान करना। 3. अबंडेंस माइंडसेट। यह मानना कि दुनिया में सबके लिए सब कुछ काफी है। आसान शब्दों में समरी, बिजनेस हो, फ्रेंडशिप हो या फैमिली, हर जगह विन विन अप्रोच रखने से रिश्तों में ट्रस्ट, भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। जब आप दूसरों को दबाकर खुद आगे बढ़ने की जिद छोड़ देते हैं, तो आपकी लाइफ से कंपैरिजन और जेलेसी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लॉन्ग टर्म में वही इंसान सबसे ज्यादा कामयाब होता है, जो अपने साथ साथ अपने से जुड़े हर इंसान को आगे बढ़ाने का दम रखता है। हैबिट 5. Seek first to understand, then to be understood. Seek first to understand, then to be understood. यानी पहले दूसरों को समझने की कोशिश करो, फिर उन्हें अपनी बात समझाओ। यह हैबिट कम्युनिकेशन की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सीक्रेट है। ज्यादातर लोग जब किसी से बात करते हैं, तो वो सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो पलटकर जवाब दे सकें। वे बस अपनी बारी आने का वेट करते हैं। लेकिन एक हाईली इफेक्टिव इंसान पहले सामने वाले के नजरिए को पूरी तरह समझता है। आइए इस बेहद पावरफुल हैबिट को बिल्कुल डिटेल में ब्रेकडाउन करते हैं। 1. एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है? स्टीफन कोवे कहते हैं कि जब कोई हमसे बात करता है, तो हम आमतौर पर 4 लेवल्स पर सुनते हैं। इग्नोरिंग। सामने वाला बोल रहा है और हम पूरी तरह उसे इग्नोर कर रहे हैं। प्रिटेंडिंग। हम बस हाँ, सही बात है कहकर सुनने का नाटक करते हैं, पर हमारा ध्यान कहीं और होता है। सिलेक्टिव लिसनिंग। हम सिर्फ वही बातें सुनते हैं जो हमारे काम की होती हैं या जो हम सुनना चाहते हैं। अटेंटिव लिसनिंग। हम बहुत ध्यान से शब्दों को सुनते हैं और अपनी पूरी एनर्जी वहां लगाते हैं। लेकिन कोवे कहते हैं कि इन सबसे ऊपर एक 5वां लेवल होता है, जिसे एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। इसका मतलब है सामने वाले के चश्मे से दुनिया को देखना। इसमें आप सिर्फ उसके शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस और उसके पूरे नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने दिमाग को खाली करके, बिना कोई जजमेंट बनाए, सामने वाले के दिल की बात को महसूस करते हैं। 2. द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर डायग्नोसिस। बिना बीमारी जाने दवा देना। कोवे एक बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप एक आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। डॉक्टर तुरंत अपना खुद का चश्मा उतारता है, आपको पहना देता है और कहता है, लो, इसे पहनो। मैं पिछले 10 सालों से इसे पहन रहा हूँ, मुझे बहुत साफ दिखता है। तुम्हें भी दिखेगा। आप उसे पहनते हैं, पर आपको और धुंधला दिखने लगता है। आप कहते हैं, डॉक्टर, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। डॉक्टर गुस्सा हो जाता है, तुम कितने अनग्रेटफुल हो। जरा पॉजिटिव सोचो, कोशिश करो। क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे?
कभी नहीं, क्योंकि उसने बिना आपकी बीमारी को डायग्नोज किए सीधे अपनी दवा थमा दी। हमारी रियल लाइफ में हम सब रोज यही गलती करते हैं। जैसे ही हमारा कोई दोस्त, पार्टनर या कलीग अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, हम उसकी पूरी बात सुने और समझे बिना तुरंत अपनी मुफ्त की सलाह देना शुरू कर देते हैं। अरे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तू एक काम कर। इसे ही कहते हैं बिना समझे समझाना। 3. 4 रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज। 4. जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में अपनी ही ऑटोबायोग्राफी में से जवाब ढूंढने लगता है और हम इन 4 तरीकों से रिएक्ट करते हैं। 1. इवैल्यूएट, जज करना। हम सामने वाले की बात सुनते ही तुरंत तय कर लेते हैं कि वह सही बोल रहा है या गलत। 2. प्रोब, पूछताछ करना। हम पुलिस की तरह ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो हमारी उत्सुकता के लिए होते हैं, सामने वाले की मदद के लिए नहीं। 3. एडवाइस, सलाह देना। हम तुरंत अपने तजुर्बे के हिसाब से उसे सॉल्यूशन देने के लिए उतावले हो जाते हैं। 4. इंटरप्रेट, अंदाजा लगाना। हम सामने वाले के इरादों को अपने हिसाब से डिकोड करने लगते हैं कि उसने ऐसा बोला तो पक्का उसका मतलब यही रहा होगा। एम्पैथेटिक लिसनिंग इन चारों चीजों को रोकने का नाम है। जब तक सामने वाला अपनी पूरी बात न कह ले, हमें शांत रहकर सिर्फ समझना है। आसान शब्दों में समरी। जब लोग यह फील करते हैं कि उन्हें सच में समझा जा रहा है, तो उनका डिफेंसिव मोड बंद हो जाता है। उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए पूरी तरह खुल जाते हैं। चाहे लीडरशिप हो, बिजनेस डील हो या आपकी पर्सनल लाइफ के रिश्ते, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को वैल्यू दें और आपको समझें, तो उसकी एकमात्र शुरुआत इसी बात से होती है कि पहले आप उन्हें समझना शुरू करें। जब आप दूसरों को वो मेंटल ऑक्सीजन देते हैं, तो बातचीत अपने आप स्मूथ और जादुई हो जाती है। हैबिट 6, सिनर्जाइज। छठी हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जी का सीधा मतलब है मिलकर एक ऐसा जादुई रिजल्ट क्रिएट करना जो अकेले दम पर कभी पॉसिबल ही न हो। स्टीफन कोवे की भाषा में कहें तो 1+1 3 या उससे भी ज्यादा। मैथमेटिक्स में भले ही 1+1 2 होता है, लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा लोग अपने मतभेदों को भुलाकर अपनी अलग अलग स्ट्रेंग्थ्स के साथ एक टीम की तरह मिलते हैं, तो जो सिनर्जी पैदा होती है, उसका आउटपुट किसी चमत्कार से कम नहीं होता। आइए इस अद्भुत हैबिट को बिल्कुल गहराई से और डिटेल में समझते हैं। 1. What is synergy? सिनर्जी असल में क्या है? सिनर्जी का मतलब सिर्फ टीम वर्क या साथ मिलकर काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि जब अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग टैलेंट वाले लोग एक साथ आते हैं, तो वे एक दूसरे के विचारों की रिस्पेक्ट करते हैं। अक्सर हमें उन लोगों के साथ रहना या काम करना पसंद होता है जो बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं। लेकिन कोवे कहते हैं कि अगर टीम के सभी लोग एक ही जैसा सोचेंगे, तो कोई भी नया या क्रिएटिव आइडिया कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा। असली ग्रोथ तब होती है जब हम डाइवर्सिटी और अलग विचारों को एक्सेप्ट करते हैं। 2. वैल्यूइंग द डिफरेंसेस, मतभेदों की कद्र करना। ज्यादातर लोग सामने वाले के अलग नजरिए को एक कमजोरी या प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह मेरी बात से एग्री नहीं कर रहा, तो पक्का यह गलत है। लेकिन एक हाईली इफेक्टिव इंसान यह जानता है कि डिफरेंस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इमेजिन कीजिए, अगर एक फुटबॉल टीम में सभी 11 खिलाड़ी सिर्फ स्ट्राइकर, गोल करने वाले हों और कोई भी गोलकीपर या डिफेंडर न हो,
तो क्या वो टीम कभी मैच जीत पाएगी? कभी नहीं। टीम तभी जीतती है जब हर खिलाड़ी अपनी अलग स्ट्रेंथ के साथ अपनी सही पोजीशन संभालता है। लाइफ और बिजनेस में भी यही नियम काम करता है। 3. लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन सिनर्जी। कोवे ने समझाया है कि जब लोग आपस में बातचीत या कोलैबोरेशन करते हैं तो ट्रस्ट, भरोसा और कोऑपरेशन, सहयोग के हिसाब से 3 लेवल्स बनते हैं। 1. डिफेंसिव, लो ट्रस्ट। यहाँ लोग एक दूसरे पर शक करते हैं। वे हमेशा अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं, जिससे सिर्फ विन लूज या लूज विन वाली सिचुएशन बनती है। 2. रिस्पेक्टफुल, मिडिल ट्रस्ट। यहाँ लोग एक दूसरे की इज्जत तो करते हैं, लेकिन खुलकर अपने नए आइडियाज शेयर नहीं कर पाते। वे किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके काम चला लेते हैं। 3. सिनर्जिस्टिक, हाई ट्रस्ट। यह सबसे टॉप लेवल है। यहाँ लोग एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि 2 अलग अलग आइडियाज के टकराने से एक तीसरा और सबसे बेहतरीन रास्ता, द थर्ड अल्टरनेटिव, निकल सकता है, जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। 4. द थर्ड अल्टरनेटिव, तीसरा सबसे बेहतरीन रास्ता। जब 2 लोगों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद होता है, तो आमतौर पर 2 ही रास्ते दिखते हैं, या तो मेरा रास्ता सही है या आपका रास्ता सही है। लेकिन सिनर्जी हमें द थर्ड अल्टरनेटिव, तीसरा विकल्प, ढूंढना सिखाती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक पति अपनी छुट्टियों में पूरी फैमिली को लेकर जंगल सफारी पर जाना चाहता है, लेकिन पत्नी चाहती है कि वो अपने बीमार माता पिता के पास जाकर समय बिताएं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर वे झगड़ा करेंगे तो लूज लूज होगा। अगर कोई एक मान गया तो विन लूज होगा और दूसरा उदास रहेगा। लेकिन अगर वे सिनर्जी का इस्तेमाल करें तो वे एक तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं, जैसे कि वे माता पिता को भी अपने साथ किसी अच्छे और आरामदायक रिजॉर्ट में ले जाएं, जहां पूरी फैमिली साथ में वक्त भी बिता सके और वे अपनी छुट्टियां भी एंजॉय कर सकें। इसे ही कहते हैं परफेक्ट सिनर्जी। आसान शब्दों में समरी। सिनर्जी का असली पावर यही है कि यह कंपटीशन को कोलैबोरेशन में बदल देती है। जब लोग अपने ईगो को साइड में रखकर पूरे रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे की स्ट्रेंथ को जोड़ते हैं, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी एक बेहतरीन और क्रिएटिव सॉल्यूशन निकल आता है। अकेले हम सिर्फ एक बूंद हैं, लेकिन मिलकर हम पूरा समंदर बन सकते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। 7वीं और आखिरी हैबिट है शार्पन द सॉ, यानी अपनी आरी की धार को तेज करना। यह हैबिट बाकी की सभी 6 हैबिट्स को जिंदा रखने और उन्हें लगातार बेहतर बनाने का काम करती है। यह हैबिट बात करती है सेल्फ रिन्यूअल, खुद को नया और फ्रेश बनाए रखने की। स्टीफन कोवे इस हैबिट को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि जंगल में एक लकड़हारा, वुडकटर, पिछले 5 घंटों से बहुत मेहनत से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। वह पूरी तरह पसीने से लथपथ है और बुरी तरह थक चुका है। आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं, भाई, तुम बहुत थक चुके हो। क्यों न 15 मिनट का ब्रेक लेकर अपनी आरी की धार को थोड़ा तेज, शार्प कर लो। इससे पेड़ जल्दी कट जाएगा। वह लकड़हारा हांफते हुए चिढ़कर जवाब देता है, अरे यार, मेरे पास आरी की धार तेज करने का फालतू टाइम नहीं है। तुम देख नहीं रहे मैं पेड़ काटने में कितना बिजी हूँ। हम सब अपनी रियल लाइफ में अनजाने में इसी लकड़हारे जैसी गलती करते हैं। हम सुबह से रात तक काम, पढ़ाई, बिजनेस और जिम्मेदारियों की दौड़ में इतना बिजी हो जाते हैं
कि हम उस सबसे इम्पोर्टेंट टूल को भूल जाते हैं जिससे हम ये सारे काम कर रहे हैं, यानी कि हम खुद, आवर बॉडी एंड माइंड। द 4 डायमेंशंस ऑफ रिन्यूअल, खुद को निखारने के 4 तरीके। कोवे बताते हैं कि अगर हमें लाइफ में हमेशा इफेक्टिव और कामयाब बने रहना है, तो हमें अपनी लाइफ के 4 मेन एरियाज, डायमेंशंस पर लगातार काम करना होगा और अपनी आरी की धार तेज करनी होगी। 1. फिजिकल डायमेंशन। इसका मतलब है अपने शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि यही आपकी लाइफ का इकलौता व्हीकल है। इसके लिए आपको 3 काम करने की जरूरत है। सटीक डाइट, अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना खाना। एक्सरसाइज, अपनी स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाने के लिए डेली वॉक, जिम, योग या रनिंग करना। आराम, शरीर को रिकवर करने के लिए पूरी नींद और रेस्ट देना। 2. मेंटल डायमेंशन। जैसे शरीर को मजबूत रखने के लिए खाने की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को तेज रखने के लिए अच्छी नॉलेज की जरूरत होती है। लगातार सीखना, डेली अच्छी बुक्स पढ़ना, नए और इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनना या कोई नई स्किल सीखना। लिखना, अपने विचारों, गोल्स और थॉट्स को एक जर्नल या डायरी में लिखना, जिससे माइंड को क्लैरिटी मिले। लिमिट स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया और न्यूज के फालतू कचरे से अपने दिमाग को बचाना। 3. स्पिरिचुअल डायमेंशन। इसका मतलब भगवान की पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने इनर सेल्फ, आंतरिक शांति और अपने लाइफ के पर्पस से जुड़ना। मेडिटेशन और प्रार्थना, रोज शांत बैठकर ध्यान लगाना या प्रार्थना करना, जिससे मन का स्ट्रेस दूर हो। नेचर से जुड़ना, कुछ समय शांत माहौल में, पेड़ पौधों के बीच या किसी पार्क में बिताना। वैल्यूज को याद रखना, खुद को बार बार याद दिलाना कि आपकी लाइफ के सबसे बड़े सिद्धांत, वैल्यूज क्या है। 4. सोशल इमोशनल डायमेंशन, सामाजिक और भावनात्मक विकास। यह डायमेंशन हमारे रिश्तों और हमारी खुशियों से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। क्वालिटी टाइम, अपनी फैमिली, पार्टनर और अच्छे दोस्तों के साथ बिना फोन के क्वालिटी टाइम बिताना। दूसरों की मदद, किसी की लाइफ में बिना किसी स्वार्थ के वैल्यू ऐड करना, जैसे किसी की मदद कर देना। प्रैक्टिस हैबिट्स 4, 5, 6। दूसरों के साथ बातचीत में हमेशा विन विन सोचना, उन्हें एम्पैथी के साथ सुनना और सिनर्जी क्रिएट करना। आसान शब्दों में समरी। अपनी आरी की धार तेज करने का मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी व्यस्त जिंदगी में से हर दिन सिर्फ 1 घंटा, द डेली प्राइवेट विक्ट्री, अपने खुद के लिए निकालें। जब आप रोज खुद को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली रिन्यू करते हैं, तो आपका पूरा हफ्ता और पूरी लाइफ सुपर इफेक्टिव मोड में आ जाती है। खुद को अपग्रेड किए बिना लॉन्ग टर्म सक्सेस को मेंटेन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। याद रखिए, पेड़ काटने की असली ताकत कुल्हाड़ी चलाने वाले के हाथों में नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी की धार में होती है। पुटिंग ऑल हैबिट्स टुगेदर, सभी हैबिट्स को एक साथ जोड़ना। ये 7 हैबिट्स कोई अलग अलग टूल्स या ऊपर की टेक्निक्स नहीं है। यह आपकी पूरी जिंदगी को बदलने का एक कंप्लीट और पावरफुल फ्रेमवर्क है। स्टीफन कोवे ने इन सभी हैबिट्स को एक बहुत ही खूबसूरत क्रम, सीक्वेंस में सेट किया है। यह फ्रेमवर्क हमें स्टेप बाय स्टेप एक मैच्योर इंसान बनाता है, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ। आइए देखते हैं कि ये सभी हैबिट्स आपस में मिलकर कैसे काम करती हैं। 1. द प्राइवेट विक्ट्री, निजी जीत, हैबिट 1, 2 और 3। यह पहली 3 हैबिट्स पूरी तरह से आपके खुद के ऊपर काम करती हैं। यह आपको सेल्फ मास्टरी, खुद पर काबू पाना,
सिखाती हैं। यह आपको एक डिपेंडेंट इंसान, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, से बदलकर एक इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर इंसान बनाती हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। आपको सिखाती है कि रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दो, अपनी लाइफ की 100% जिम्मेदारी खुद लो। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपको अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन और गोल, डेस्टिनेशन देती है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आपको उस विजन पर डेली डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेना सिखाती है। जब आप इन तीनों हैबिट्स को मास्टर कर लेते हैं, तब आप अंदर से मजबूत बनते हैं। इसे कोवे प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। 2, द पब्लिक विक्ट्री, सार्वजनिक जीत। हैबिट 4, 5 और 6। जब आप अंदर से इंडिपेंडेंट और मजबूत बन जाते हैं, तब आप समाज में बाहर निकलते हैं। ये अगली 3 हैबिट्स आपके रिश्तों, कम्युनिकेशन और टीम वर्क को बेहतर बनाती हैं। ये आपको इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ी कामयाबी पाना की तरफ ले जाती हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन। आपको सिखाती है कि कंपटीशन छोड़ो और ऐसा सोचो कि सबका फायदा हो। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। आपको दूसरों को गहराई से सुनना और उनके नजरिए की रिस्पेक्ट करना सिखाती है। हैबिट 6, सिनर्जाइज। आपको अलग अलग लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा बड़ा रिजल्ट क्रिएट करना सिखाती है जो अकेले कभी मुमकिन नहीं था। जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करना सीख जाते हैं, तो आपको मिलती है पब्लिक विक्ट्री। 3, कंटिन्यूअस ग्रोथ, लगातार आगे बढ़ना। हैबिट 7। इन दोनों बड़ी जीतों के ऊपर आती है हमारी आखिरी हैबिट। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। यह आपकी लाइफ के चारों हिस्सों, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल को रोज थोड़ा थोड़ा रिन्यू करती है। यह बाकी की सभी 6 हैबिट्स के लिए एक ईंधन, फ्यूल की तरह काम करती है ताकि आप कभी रुके नहीं और लगातार ग्रो करते रहें। आसान शब्दों में समरी। हाईली इफेक्टिव लोग कोई सुपरह्यूमन या परफेक्ट नहीं होते। वे भी गलतियां करते हैं, वे भी थकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर दिन कंसिस्टेंटली, लगातार बेहतर चॉइसेज लेने की कोशिश करते हैं। कामयाबी कोई ऐसी मंजिल या डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर आपको सो जाना है। सक्सेस तो आपकी डेली हैबिट्स का एक बाय प्रोडक्ट, रिजल्ट है। जब आप रोज अपनी आरी की धार तेज करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को पहले रखते हैं और जिम्मेदारी से जीते हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। अपनी आदतों को बदलिए, ये आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि लास्टिंग सक्सेस, हमेशा टिकने वाली कामयाबी, कभी बाहर से नहीं, बल्कि हमेशा हमारे अंदर से शुरू होती है। जब हम अपनी लाइफ की 100% जिम्मेदारी लेते हैं, अपना एक क्लियर विजन बनाते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को सबसे पहले सेट करते हैं, हमेशा विन विन सोचते हैं, दूसरों को एम्पैथी के साथ समझते हैं, टीम वर्क को अपनाते हैं और खुद को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहते हैं, तब हम सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं, बल्कि एक ट्रूली इफेक्टिव इंसान बनते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट में हमें बताइए कि कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। हैव अ वंडरफुल डे एंड कीप ग्रोइंग।